प्रिय विद्यार्थियों, गांधी दर्शन के अंतर्गत हमने गांधी जी का प्रारंभिक जीवन पढ़ा, उन पर किन किन तत्वों का प्रभाव पड़ा वह पढ़ा। उसके बाद हमने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के विरुद्ध उनकी जो भूमिका थी वह पढ़ी। अपने जीवन का एक बहुत बड़ा कालखंड उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गुजारा। वहाँ उन्होंने जो प्रयोग किए वे प्रयोग पढ़े। हमें गांधी जी का दर्शन पढ़ना है। बहुत सारे आयाम हैं उनके दर्शन के। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, धर्म, राजनीति, धर्म और राजनीति का संबंध, शिक्षा, भाषा, सत्याग्रह का अर्थ, सत्याग्रह की तकनीक, बहुत सारे आयाम हैं। लेकिन उसके पहले हमें ये देखना होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, या इसको थोड़ा बड़े स्वरूप में कहें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका क्या थी। वैसे तो गांधी दर्शन के विभिन्न आयामों को पढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में किए गए उनके प्रयोग हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले संक्षेप में हमें ये देखना होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में, या इसको मैंने कहा ना कि बड़े रूप में देखें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका क्या थी। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इस समय तक वे दुनिया में खासा लोकप्रिय हो चुके थे। बीच में भारत आए भी थे, वापस भी गए थोड़े समय के लिए। तो यहाँ का जो जागरूक समाज था वह गांधी जी के बारे में जान चुका था। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। तो जब वो भारत आए तो उनका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत हुआ और गांधी जी चाहते तो सीधे सीधे राष्ट्रीय संग्राम में कूद सकते थे, लेकिन बड़े समझदार आदमी थे ना। उन्होंने सोचा कि पहले एक बार इस देश को थोड़ा और करीब से देख लिया जाए, इसको समझ लिया जाए, यहाँ के लोगों की भावना को समझा जाए और यह देखा जाए कि यदि मैं कहीं कोई शुरुआत करता हूं तो मुझे यहाँ की आम जनता से कैसी प्रतिक्रिया मिलने वाली है। नेताओं की प्रतिक्रिया तो अच्छी थी, तो वो गोखले जी से मिले, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जी ने उनको एक राय दी जो वैसी ही राय थी जैसा वो सोचते थे। उन्होंने कहा कि एक बार आप इस देश का दौरा कर लीजिए और उसके बाद में आप अपनी कोई
सक्रिय भूमिका तय कीजिए। तो गांधी जी ने ये सोचा कि एक तो अपना कोई ठिकाना होना चाहिए। अहमदाबाद में अपने आश्रम अपना आश्रम बनाने की योजना में लग गए। और फिर ऐसा तो है नहीं कि देश में जागृति थी ही नहीं, जागृति थी देश में। होम रूल आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में जोर पर था। गांधी जी उसमें शामिल नहीं हुए। दूसरा ये कि कांग्रेस की स्थापना तो इस समय तक करीब करीब 30 साल हो गए थे हुए, और इस समय तक कांग्रेस ने जो नरम नीति अपना रखी थी, कांग्रेस की स्थापना में ही नरम नीति थी, उस नीति को छोड़ दिया था। वो अप्रासंगिक हो चुकी थी। तिलक आ गए थे, सक्रिय हो गए थे तिलक। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, फिर बाद में दूसरी बातें हुई। तो गांधी जी को ये लग गया था कि इस देश में जनता इतनी जागरूक तो है कि वो स्वराज्य से कम पसंद नहीं करती कुछ पाना। तो गांधी जी ने लिखा भी है, मैं बता देता हूं कि उन्होंने क्या लिखा है। उनके शब्द सुन लीजिए एक बार। मैं किसी संगठन में तभी शामिल हो सकता हूं जब मैं उसकी नीतियों को प्रभावित करूं। मैं उसकी नीतियों से प्रभावित होने के लिए उसमें शामिल नहीं होऊंगा। आगे लिखते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि नई रोशनी को ग्रहण करने के लिए मेरा दिमाग खुला हुआ नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह नई रोशनी इतनी प्रभावी हो, चकाचौंध करने वाली हो कि मुझे सम्मोहित कर ले। यानी गांधी जी उसी आंदोलन से जुड़ सकते थे जो उनकी रीति, उनकी नीति से मेल खाता हो। तो गांधी जी देश घूमे, उन्होंने देश को देखा और उन्हें लगने लगा कि इस देश में जनता को जगाने की जरूरत है। जनता को जगाने का मतलब ये नहीं है कि जनता में कुछ लोग जागरूक थे ही नहीं। मैंने पहले ही कहा, उनका यहाँ स्वागत हुआ, उनको कहा गया कि आप नेतृत्व संभालिए, लेकिन गांधी जी की मंशा ये थी, उनकी इच्छा ये थी कि लोग जागरूक हैं लेकिन वो संख्या में कम है। ज्यादा लोग जागरूक होने चाहिए। जितने ज्यादा लोग जागरूक होंगे उतना ही आंदोलन मजबूत होगा, आंदोलन अच्छा होगा, आंदोलन फलदायी होगा। तो प्रारंभ में उनके 3 संघर्ष महत्वपूर्ण हैं जिनको हमें जानना चाहिए। एक तो बिहार का चंपारण आंदोलन, और बाद के 2 आंदोलन अहमदाबाद के और खेड़ा के, ये दोनों गुजरात के आंदोलन। और ये तीनों ही आंदोलन स्थानीय थे। तीनों ही आंदोलन किसानों और मजदूरों की आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए थे, आर्थिक मांगों से जुड़े हुए थे। और इसमें जो चंपारण और खेड़ा का आंदोलन था वो किसानों का आंदोलन था, और अहमदाबाद का आंदोलन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों का आंदोलन था। चंपारण का मामला कोई नया नहीं था। 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही जो बागानों के मालिक होते थे गोरे,
किसानों से बाकायदा एग्रीमेंट करवा लेते थे कि वो अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती जरूर करेंगे। इंडिगो एक प्लांट होता है और उसमें से अपन नीला रंग निकाल सकते हैं, और वो नीला रंग सफेद कपड़ों को चमकाने में काम आता है, आज भी आता है। और ये जो पद्धति थी वो कहलाती थी 3 कठिया पद्धति। अब क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के खत्म होते होते और जर्मनी में नए जो रंग आए थे, जिनको डाई बोलते हैं रंग को, वैसे अपन, इन्होंने नील को बाजार से बाहर कर दिया और चंपारण के जो यूरोपीय बागान मालिक थे वो नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए, और उधर किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। तो अब किसानों ने कहा भाई ठीक है, हमें मुक्त कर दो अनुबंध से। किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान और जो दूसरे जो उनको जो भार लगाने थे उनकी दरें मनमाने ढंग से बढ़ा दी गई, और 1908 में इसके खिलाफ विरोध काफ़ी मुखर हुआ। लेकिन वो बागान मालिकों की लूट का जो कारोबार है ना, वो चलता रहा। 1917 में चंपारण में एक सज्जन थे, राजकुमार शुक्ल। उन्होंने कहा गांधी जी को कि आप हमारे यहाँ आइए, आप नेतृत्व कीजिए, आप देखिए। तो गांधी जी जैसे ही चंपारण पहुंचे, वहाँ के कमिश्नर ने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। गांधी जी ने कहा कि मैं इस आदेश को नहीं मानूंगा, मैं यहाँ मजदूरों के हित की बात करने आया हूँ, और इसके बदले में यदि मुझे कोई सज़ा मिलती है तो मैं वह सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। लोगों ने देखा ये कैसा आदमी आ गया, जो आदमी ये कह रहा है कि मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, मैं छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। तो अचानक लोगों को लगा कि अरे ये तो कोई दिव्य पुरुष है, कोई महात्मा है। वो गांधी का महात्मापन यहीं से उभरना शुरू हुआ था। जिनको हमने बापू कहा ना, वो बापू का सही रूप भारत आते ही दिखना शुरू हो गया। वो तिलक और एनी बेसेंट उस समय जो होम रूल में सक्रिय थे, उन्होंने कहा ये तो कोई नया ही मामला आ गया, कोई नई चीज हो गई है ना। तो किसी गांधी जी साहब कहा कि भाई मैं किसी भी अनुचित आदेश को नहीं मानूंगा, लेकिन उसके विरोध में किसी प्रकार की हिंसा भी नहीं करूंगा, मैं शांतिपूर्ण प्रतिरोध करूंगा। भारत सरकार इस समय तक ऐसी किसी स्थिति के लिए तैयार नहीं थी, और इस समय तक भारत में गांधी जी अंग्रेजी सत्ता के विरोधी के रूप में स्थापित भी नहीं हुए थे। यहीं से शुरुआत हुई थी। तो सरकार इस मुद्दे को तूल देना नहीं चाहती थी, तो उसने स्थानीय प्रशासन को कहा कि अपने आदेश वापस ले लीजिए और गांधी जी को चंपारण जाने दीजिए। तो पहली जीत तो यही हो गई। और इस बीच में सरकार को, जब वो गांधी जी वहाँ चले गए तो लोग साथ हो गए, तो सरकार को एक कमीशन बनाना पड़ा, एक आयोग बनाना पड़ा। गांधी जी को इसका मेंबर बनाया, और गांधी जी के पास पहले से ही बहुत सारे प्रमाण थे, किसानों के बयान उन्होंने दर्ज कर लिए थे, और उन्होंने आयोग को समझाया कि ये पद्धति अब खत्म हो जानी चाहिए, 3 कठिया पद्धति। तो बोले कि आप लोगों ने जो अवैध वसूली कर रखी है उसका 25% वापस दे दीजिए, 25% में समझौता हुआ मत। गांधी जी मान गए। कुछ लोगों ने कहा भी कि गांधी जी 25% पे समझौता कर बैठे, लेकिन ये गांधी जी की तकनीक थी, एक साथ कुछ नहीं मिलता, और एक सही समय पर आकर आंदोलन को खत्म करने की कला भी आप में आनी चाहिए। आप में वो साहस भी होना चाहिए कि आपको लगे कि अब आंदोलन
इससे आगे नहीं खींचा जा सकता तो फिर उसको वहाँ रोक के और किसी दूसरे अवसर की तलाश करनी चाहिए। तो एक दशक 10 साल में वो सारे गोरे जो मालिक थे वो छोड़ गए, वहाँ से चले गए। तो ये गांधी जी के राष्ट्रीय संग्राम में शुरुआत के दिन थे। अभी मैं अहमदाबाद और खेड़ा की बात भी आपसे करूँगा, लेकिन इसके आगे की कड़ी में करूँगा। थैंक यू वेरी मच।